हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। बच्चों, क्लास 6 में आपका चैप्टर चल रहा था तंतु से वस्त्र की ओर, है ना। आपका फाइबर टू फैब्रिक ये चैप्टर चल रहा था। तो इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर समझा दिया है। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने पिछले एक सेशन में किया था। आज हम क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करेंगे चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर नंबर 3 है बच्चों, तंतु से वस्त्र तक। चैप्टर आप पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट इसका अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। अब आप क्वेश्चन आंसर्स के सहारे से चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और इससे आपको चैप्टर को दोबारा से याद करना नहीं पड़ेगा एग्जाम के टाइम पे, है ना। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, रेशे कितने प्रकार के होते हैं। रेशे कितने प्रकार के होते हैं। सभी बच्चे बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड से क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। प्रश्न संख्या 1 कहती है, रेशे कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर में लिखेंगे, रेशे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक रेशा और नंबर 2 संश्लेषित रेशा या संश्लिष्ट रेशा। इसको सब अपनी कॉपी में नोट करेंगे बच्चों। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से, तो इसको सब अपनी कॉपी में प्रश्न उत्तर दोनों नोट कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक रेशों के 3 उदाहरण दीजिए। प्राकृतिक रेशों के 3 उदाहरण दीजिए। तो 3 उदाहरण प्राकृतिक रेशों के आपको देने हैं। आप सभी को पता है ये है। उत्तर में लिखेंगे ऊन, कपास और रेशम। ऊ में यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा भी लगाएंगे। ऊन, कपास और रेशम। अपनी कॉपी में सभी बच्चे नोट करेंगे प्रश्न उत्तरों को। प्रश्न संख्या 1 कहता है, रेशे कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर में लिखेंगे, रेशे 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक रेशा और दूसरा लिखेंगे संश्लेषित रेशा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं बच्चों। संश्लेषित रेशों का 4 उदाहरण दीजिए। नोट करेंगे सभी बच्चे प्रश्न को। संश्लेषित रेशों का यानी कि सिंथेटिक फाइबर का, गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। संश्लेषित रेशों का 4 उदाहरण दीजिए। उत्तर में लिखेंगे रेयॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट और नायलॉन। प्रश्न संख्या 4 लिखेंगे बच्चों, प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं। प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं। चैप्टर आप पढ़ रहे थे तो आपको अच्छी तरह से समझाया गया था कि प्राकृतिक तंतु वो तंतु होते हैं जो आपको प्रकृति से मिलते हैं, है ना। तो उत्तर में लिखेंगे कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। प्रश्न लिखेंगे, प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पूर्ण विराम। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे कपास, ऊन और रेशम। कपास से सूती कपड़े बनते हैं, ऊन से ऊनी कपड़े बनते हैं और रेशम से सिल्क के कपड़े बनते हैं। जूट से विभिन्न प्रकार के बैग्स और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी बनते हुए। सभी बच्चे प्रश्न संख्या 4 और उसका उत्तर लिख चुके हैं अपनी कॉपी में। तो हम प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 कहता है, संश्लेषित तंतु
किसे कहते हैं, यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स किसे कहते हैं। संश्लेषित तंतु या सिंथेटिक फाइबर्स किसे कहते हैं। पहले सभी बच्चे प्रश्न नोट करेंगे अपनी कॉपी में और उसके बाद ही उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे, कुछ तंतु रासायनिक पदार्थों से निर्मित किए जाते हैं जिन्हें संश्लेषित तंतु कहते हैं, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक आदि। प्रश्न संख्या 5 लिखेंगे, संश्लेषित तंतु किसे कहते हैं, और उसके उत्तर में लिखेंगे कुछ तंतु रासायनिक पदार्थों से निर्मित किए जाते हैं जिन्हें संश्लेषित तंतु कहते हैं, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक रेयॉन इत्यादि। प्रश्न संख्या 5 सभी बच्चे लिख चुके होंगे। प्रश्न संख्या 6 लिखेंगे, कपास ओटना किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 लिखेंगे, कपास ओटना किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं, है ना। आप जब कपास के बारे में जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि एक कंघे जैसी मशीन होती है जिससे कपास की जो रुई होती है ना, उसके अंदर मौजूद बीजों को, जिसे हम बिनौला कहते हैं, उसको अलग कर दिया जाता है और इस प्रक्रिया को हम कपास ओटना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, कताई किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 लिखेंगे, कताई किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 नोट कर लिया सभी बच्चों ने। कताई किसे कहते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे, तकली किसे कहते हैं। तकली किसे कहते हैं। इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है जिसे तकली कहते हैं। यानी कि तंतुओं से धागा बनाने के लिए एक सरल युक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसे हम हस्त तकुआ कहते हैं और इसे हम तकली कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 सभी बच्चों ने नोट कर लिया। तकली किसे कहते हैं। उत्तर में लिखना है, चरखा कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है जिसे तकली कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 लिखेंगे, हाथ से उपयोग होने वाले कताई युक्ति का नाम बताइए। क्या लिखेंगे, हाथ से उपयोग होने वाले कताई युक्ति का नाम बताइए। उत्तर में लिख देंगे चरखा। क्या लिखेंगे, चरखा। हाथ से उपयोग होने वाली कताई युक्ति का नाम चरखा है। बच्चों ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर के लिए, लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में आपका ये चैप्टर नंबर 3 जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसमें आपका मैंने आपको रिक्त स्थान भी करवा दिया है, सत्य असत्य कथन भी करवा दिए हैं, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिए हैं और अच्छी तरह से आपको समझाया जा चुका है कि किस तरह से प्राकृतिक तंतु कौन से होते हैं, संश्लेषित तंतु कौन से होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी आपको बताए गए हैं। किस तरह से आपका रुई कपास के पेड़ से
रुई का निर्माण होता है वो आपको बताया गया, किस तरह से ऊन बनता है, किस तरह से रेशम बनता है, ये सब आप जान चुके। तो खाली प्रश्न उत्तर आपको नोट करना है, ये नोट कर लेंगे और ये चैप्टर आपका आज के सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 नोट करेंगे बच्चों, बुनाई किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 भी नोट कर लेंगे सभी बच्चे, बुनाई किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे, तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। प्रश्न में लिखेंगे, बुनाई किसे कहते हैं और उत्तर में लिखेंगे, तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 लिखेंगे, फ्लैक्स क्या है। उत्तर में लिखेंगे, फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। लाइन और भी ऐड कर लेंगे कि ये नील नदी के किनारों पर एंशियंट इजिप्ट में उगाया जाता था। प्रश्न संख्या 12 लिखेंगे, वस्त्र कैसे बनता है। वस्त्र कैसे बनता है। उत्तर में लिखेंगे, तागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनता है। प्रश्न संख्या 13 लिखेंगे सभी बच्चे, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक और संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। अब इसमें आपको प्राकृतिक और सिंथेटिक फाइबर को पहचानना है और उसको अलग अलग लिखना है। जिसमें आपको नायलॉन पहचानना है, ये प्राकृतिक है कि संश्लिष्ट है। ऊन आपका प्राकृतिक है या संश्लिष्ट है। रुई लिखेंगे, प्राकृतिक है या संश्लिष्ट है। रेशम लिखेंगे, पॉलिस्टर लिखेंगे और पटसन लिखेंगे। प्राकृतिक और संश्लिष्ट अलग अलग लिखना है आपको। तो प्राकृतिक में आप पहला वाला जो है नायलॉन, नायलॉन क्या है, संश्लिष्ट में आता है, तो नायलॉन को आप लिखेंगे संश्लिष्ट में। ऊन आपका प्राकृतिक में आता है, तो ऊन को आप प्राकृतिक में लिख लेंगे। रुई तीसरे नंबर में, वो आपकी प्राकृतिक में आती है, तो रुई को आप प्राकृतिक में लिख लेंगे। फिर आता है रेशम, रेशम भी कैसा है, प्राकृतिक, तो उसको भी हम प्राकृतिक में लिख लेंगे। उसके बाद आपका आता है पॉलिस्टर, तो पॉलिस्टर जो है उसको हम संश्लेषित में लिख लेंगे। और लास्ट में आता है पटसन, जिसको हम कहते हैं जूट, तो पटसन को भी हम प्राकृतिक में लिखेंगे। सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक और संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर और पटसन। तो 2 अलग अलग हेडिंग डाल लेंगे। प्राकृतिक में आप लिखेंगे और संश्लिष्ट में, प्राकृतिक में जो प्राकृतिक तंतु हैं उनका नाम लिखेंगे और संश्लिष्ट में जो आपके इस लिस्ट में संश्लिष्ट तंतु हैं उनका नाम लिखेंगे। तो प्राकृतिक में आपने लिखा ऊन, रुई, रेशम और पटसन, जिसे हम जूट भी कहते हैं, और संश्लिष्ट में आप लिखेंगे नायलॉन और पॉलिस्टर। आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है, रुई तथा जूट ब्रैकेट में पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। रुई तथा जूट पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं। उत्तर में लिखेंगे, रुई पौधे के फल से प्राप्त होता है, जबकि जूट पौधे के तने को पानी में सड़ाकर प्राप्त किया जाता है। आप सभी को पता है कि रुई जो है वो कपास के पेड़ से बनने वाला जो फल है उस फल से प्राप्त होता है, और जूट जो है वो पटसन जो पौधा होता है उसमें जब फ्लावरिंग स्टेज आती है उस टाइम पे पेड़ को काट लिया जाता है और उसके तने को पानी में बहुत दिनों तक भिगा करके छोड़ दिया जाता है। उसके बाद से उससे हमें जूट के तंतु प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 15 लिखेंगे,
नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। बच्चे कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, नारियल का तंतु अलग होता है और जूट का तंतु जो है वो अलग होता है ना। नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे नारियल की रस्सी और नारियल का पावदान। नारियल की रस्सी और नारियल का पैदान। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिख लेंगे रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। इसके लिए तकली या चरखा का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 सभी बच्चों ने नोट कर ली। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है, जिसके लिए तकली या चरखा का उपयोग किया जाता है। बच्चों, आज की क्लास में क्लास 6 में चैप्टर नंबर 3 था आपका तंतुओं से वस्त्र तक, यानी कि फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में आप सभी ने इस प्रश्न उत्तर, जितने भी इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न उत्तर थे वो सभी मैंने आपको करा दिए हैं। किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होने पर आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैंने आपको इस चैप्टर में जो आपने पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा, आपने इस चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स के बारे में जाना। प्राकृतिक तंतु जो आपको 2 तरीके से मिलते हैं। कुछ जंतुओं से आपको तंतु मिलते हैं जिनसे वस्त्र बनते हैं, जैसे कि हमने ऊन की बात करी, हमने रेशम की बात करी। जब हम प्राकृतिक तंतुओं की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रुई की, हम बात करते हैं जूट की। जो हमें प्राकृतिक रूप से मिल रहा है, जो हमें प्रकृति से मिल रहा है, उसे हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और ऐसे तंतु जो हमें प्रकृति से नहीं मिल रहे हैं लेकिन जिनके लिए हम रसायनों का यूज करके उनका निर्माण कर रहे हैं तंतुओं का, वो कहलाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स या संश्लिष्ट तंतु। तो जब वस्त्र उद्योग आया पिक्चर में, तब ये जो है सिंथेटिक फाइबर्स का निर्माण होना शुरू हुआ। लेकिन ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 100-150 साल ही पुरानी बात है। हमारा भारत जब गुलाम था, आज़ादी के टाइम तक महात्मा गांधी लोगों को यही सलाह देते थे, मतलब वो मोटिवेट करते थे, लोगों को जागरूक करते थे कि अपने ही बनाए गए खादी के वस्त्रों को पहने और विदेश से आने वाले कपड़ों को ना पहने। आज का समय बहुत चेंज हो चुका है, बहुत परिवर्तन हो चुका है। हमारे देश में ही बहुत सारी फैक्ट्रियां लग चुकी हैं वस्त्र उद्योग की, और उसमें बहुत सारे प्रकार के तंतुओं से फैब्रिक बनाया जाता है। हर प्रकार का कपड़ा हमारे देश में बनता है, और वो चाहे प्राकृतिक तंतुओं से बनने वाला कपड़ा हो या सिंथेटिक फाइबर बनने वाला हो या सिंथेटिक फाइबर से बनने वाला कपड़ा हो, ज़्यादातर हमारे देश में बन रहा है आज की डेट में। आज की क्लास में इतना ही। चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। अगले सेशन में बच्चों हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।